नमस्कार। आज हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जहां से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो जो बेहद परेशान करने वाली हैं। जी, हाल ही में वहां भीड़ ने एक हफ्ते के अंदर 2 हिंदू लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। और ये सिर्फ हिंसा की कुछ अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ऐसे पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं जो वहां के समाज और सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और देखिए, जब भी किसी समाज में भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने लगती है, तो ये हम सबके लिए एक तरह की चेतावनी होती है। ये दिखाता है कि संस्थाएं कितनी कितनी कमजोर हो चुकी हैं। सही बात है। तो आज हम इन्हीं घटनाओं की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ क्यों, सरकार का इस पर क्या कहना है। और इसका बांग्लादेश के समाज पर, वहां के अल्पसंख्यकों पर और भारत के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है। जी, चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले उस घटना से शुरू करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। कौन थे ये और हुआ क्या था इनके साथ? दीपू चंद्र दास एक आम नौजवान थे, 27 साल के। एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा करते थे। और एक दिन अचानक उनके ही कुछ सहकर्मियों ने उन पर ईशनिंदा का आरोप लगा दिया। मतलब धर्म का अपमान करने का। अच्छा, ईशनिंदा का आरोप। और आरोप लगते ही क्या हुआ? क्या कोई जांच हुई, कोई पुलिस केस? कुछ भी नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। ये आरोप बस हवा में फैला और एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया। किसी ने सच जानने की कोशिश तक नहीं की। और भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, तब तक जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो शायद और भी ज्यादा भयानक था। हाँ, क्योंकि हत्या के बाद भी भीड़ का गुस्सा थमा नहीं। उन्होंने दीपू दास के शव को एक पेड़ से लटकाया और फिर सबके सामने आग लगा दी। और सबसे चिंता की बात यह है कि इस पूरी वहशी कार्रवाई का वीडियो बनाया गया और उसे सर्कुलेट भी किया गया। इसका मकसद क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक हत्या तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा संदेश देने की कोशिश है। देखिए, जब आप ऐसी क्रूरता को रिकॉर्ड करके फैलाते हैं, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं कर रहे होते हैं। आप डर फैला रहे होते हैं। बिल्कुल। आप पूरे समुदाय में दहशत फैला रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि देखो, हमारे हिसाब से न्याय ऐसे होता है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। बांग्लादेश में क्या ऐसे आरोप पहले भी हिंसा के लिए इस्तेमाल हुए हैं? हाँ, ईशनिंदा के आरोप पहले भी भीड़ की हिंसा को भड़काने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन इस बार की जो क्रूरता है और उसे फैलाने का जो तरीका है, वो अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के मन में एक गहरा डर पैदा करने के लिए था। सही बात है, क्योंकि डर का असर गोलियों से ज्यादा होता है और शायद इसी डर की वजह से हम देखते हैं कि ये सिलसिला नहीं रुका। एक घटना से जो खौफ फैला वो सच साबित हो गया जब कुछ ही दिनों बाद एक और ऐसी ही खबर आई। जी, 24-25 दिसंबर की रात को अमृत मोंडाल नाम के एक और हिंदू व्यक्ति को भीड़ ने अपना निशाना बनाया। इस बार आरोप अलग था। हाँ, इस बार ग्रामीणों ने उन पर डकैती और जबरन वसूली का आरोप लगाया, लेकिन नतीजा वही हुआ। भीड़ ने उन्हें भी पीट पीट कर मार डाला। पुलिस वहां पहुंची, उन्हें अस्पताल ले भी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आरोप कुछ भी हो, चाहे वो ईशनिंदा का हो या डकैती का, अगर निशाना अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है तो नतीजा मॉब लिंचिंग ही निकल रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही उस पैटर्न की ओर इशारा करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आरोप तो महज एक बहाना है। असली मकसद शायद कुछ और ही है। हाँ, भीड़ को बस एक कारण चाहिए होता है कानून अपने हाथ में लेने के लिए। और जब शिकार एक कमजोर समुदाय से होता है तो उन्हें लगता है कि वो आसानी से बच जाएंगे। एक के बाद एक दो ऐसी घटनाएं। जाहिर है सबकी नजरें सरकार पर थीं कि वो क्या कहती है। क्या उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब आया? जो जवाब आया उसने चिंताओं को कम करने के बजाय कह सकते हैं कि और बढ़ा दिया। अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं को, खासकर अमृत मोंडाल की हत्या को, सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? दुर्भाग्यपूर्ण? मतलब एक इंसान को सैकड़ों लोगों की भीड़ मार देती है और सरकार के लिए ये बस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है? जी। ये तो बहुत ही कमजोर और बेअसर शब्द है इस पूरी सिचुएशन के लिए। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। सरकार ने फौरन ये भी दावा कर दिया कि ये सांप्रदायिक रूप से प्रेरित घटना बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। और फिर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें हत्या की निंदा तो की गई, लेकिन साथ ही मृतक अमृत मोंडाल को ही
एक जबरन वसूली करने वाला और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बता दिया गया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सरकार का ये जवाब तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर अमृत मोंडाल पर कोई आरोप थे भी, तो क्या इससे भीड़ को उन्हें मार डालने का लाइसेंस मिल जाता है? ये तय करना तो ये तो अदालत का काम है, पुलिस का काम है ना। यही तो कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाना है। किसी भी सभ्य समाज में कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसे भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता। और दूसरा, ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हुई सीधी सीधी। हाँ, जैसा कि मानवाधिकार समूह भी कह रहे हैं, ये विक्टिम ब्लेमिंग का एक क्लासिक केस है। आप मरने वाले पर ही दोष मढ़कर हत्यारों की जिम्मेदारी को हल्का कर रहे हैं। आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो आदमी खुद भी कोई दूध का धुला नहीं था। ये सोच बहुत खतरनाक है। और अगर सरकार ही मरने वाले पर उंगली उठाएगी तो कातिलों को कौन पकड़ेगा? इससे तो जवाबदेही की पूरी उम्मीद ही खत्म हो जाती है। ये तो भविष्य में ऐसी और घटनाओं को एक तरह से मूक सहमति देने जैसा नहीं हो गया। बिल्कुल। ये एक सिग्नल है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हिंसा करते हैं जिसका रिकॉर्ड साफ नहीं है, तो शायद आपको सजा ना मिले। ये भीड़ को और ताकतवर बनाता है और न्याय व्यवस्था को कमजोर। जी। तो अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये नौबत आती ही क्यों है। क्या ये सिर्फ कुछ गुस्साई हुई भीड़ी का काम है, या इसके पीछे कोई गहरी, कोई व्यवस्थागत समस्या है? पुलिस कहाँ थी? यहीं से हम इस मुद्दे की असली जड़ तक पहुंचते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि बांग्लादेश में चल रही कई व्यवस्थागत विफलताओं का नतीजा है। जैसे कि सबसे पहली और बड़ी वजह है कानून लागू करने वाली एजेंसियों का राजनीतिकरण। पुलिस बल अक्सर बड़ी और धार्मिक रूप से भड़की हुई भीड़ का सामना करने से डरता है। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होती है और कई बार राजनीतिक दबाव भी होता है कि वे हस्तक्षेप न करें। हाँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या इस तरह की भीड़ अचानक से आसमान से टपक पड़ती है? क्या लोकल इंटेलिजेंस को इसकी कोई भनक नहीं लगती कि इतना तनाव बढ़ रहा है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और यहीं पर दूसरी बड़ी विफलता सामने आती है, इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेल हो जाना। मतलब कोई जानकारी ही नहीं थी? स्थानीय स्तर पर जानकारी इकट्ठा करने और उससे समय पर साझा करने का जो सिस्टम है वो लगभग ठप हो चुका है। देखिए, तनाव रातों रात नहीं पनपता। अगर खुफिया तंत्र मजबूत हो तो ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है। और शायद एक तीसरा कारण भी है जिसका जिक्र अक्सर होता है, न्याय मिलने में देरी। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा कारण है। जब लोगों का अदालतों से, न्याय प्रणाली से भरोसा उठ जाता है ना, जब उन्हें लगता है कि सालों साल केस चलेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग ऑन द स्पॉट जस्टिस या तुरंत न्याय के विचार की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी कानून उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और इस पूरे माहौल का, इस सिस्टम की नाकामी का सबसे बुरा असर जाहिर है वहां के अल्पसंख्यक झेल रहे हैं। निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। एक समय में ये 20% से ज्यादा थी, जो अब घटकर अब लगभग 8% रह गई है। सिर्फ 8%? जी। और ये घटनाएं उस समुदाय में धार्मिक प्रोफाइलिंग का डर पैदा करती हैं। उन्हें लगता है कि उनके धर्म की वजह से उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। उनमें एक सामूहिक दंड का भय बैठ जाता है कि किसी एक व्यक्ति की कथित गलती की सजा पूरे समुदाय को भुगतनी पड़ सकती है। सही कहा। वहां के नागरिक समाज समूह भी तो चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की हिंसा अब सामान्य होती जा रही है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब अन्याय इतना आम हो जाए कि वो लोगों को चौंकाना बंद कर दे, जब मॉब लिंचिंग की खबर एक सामान्य खबर लगने लगे, तो समझिए कि समाज अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है। इन घटनाओं की गूंज सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं के अंदर ही नहीं रही, इसका असर बाहर भी हुआ, खासकर भारत के साथ रिश्तों पर। हाँ, दीपूदास मामले के बाद नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी वो काफी हैरान करने वाली थी। उन्होंने क्या किया? अपनी गलती मानने या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन देने के बजाय बांग्लादेशी मीडिया और कुछ अधिकारियों ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। भारत पर आरोप? जी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ढाका के उच्चायोग को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। इतना ही नहीं, कुछ भ्रामक तस्वीरें फैलाकर माहौल को और खराब करने की कोशिश की गई। और इसके जवाब में बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। मतलब अपने देश में हुई घटना पर जवाबदेही तय करने के बजाय उन्होंने भारत पर ही सवाल खड़े कर दिए और वीजा रोक दिया। ये तो कूटनीतिक तौर पर बहुत ही अजीब और आक्रामक कदम लगता है।
ये दिखाता है कि बांग्लादेश की सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी रक्षात्मक है। वो इसे अपनी आंतरिक विफलता के रूप में देखने के बजाय एक बाहरी साजिश के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। और जाहिर है इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव आया होगा। तनाव पैदा हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा और जटिल मामला है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये घटनाएं असल में बांग्लादेश में एक साथ चल रहे 3 बड़े संकटों का लक्षण है। 3 संकट? हाँ। पहला है शासन का संकट, गवर्नेंस क्राइसिस। इसका मतलब है कि राज्य की पकड़, सरकार का इकबाल बहुत कमजोर हो गया है। भीड़ सरकार से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। ठीक है, शासन का संकट। और दूसरा है सांप्रदायिक भेद्यता का संकट, कम्युनल वल्नरेबिलिटी क्राइसिस। यानी अल्पसंख्यक समुदाय लगातार खतरे और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। उन्हें नहीं पता कि कब किस बहाने से उन्हें निशाना बना लिया जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है न्याय का संकट। न्याय का संकट यानी भीड़ का न्याय। सही पकड़ा। जहां फैसले अदालतें नहीं बल्कि गुस्साई भीड़ करने लगे, जहां जज, जूरी और जल्लाद तीनों की भूमिका भीड़ ही निभाने लगे। जब समाज इस मोड़ पर पहुंच जाता है तो ये उस देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत होता है। तो मतलब ये तीनों संकट अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को और हवा दे रहे हैं। सरकार कमजोर होती है तो अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, और जब भीड़ को सजा नहीं मिलती तो सरकार और कमजोर दिखती है और भीड़ की हिम्मत और बढ़ जाती है। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र यानी विशेष साइकिल जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे संक्षेपित किया है। यह एक दुष्चक्र ही है जो बांग्लादेश के सामाजिक ताने बाने को उसे तोड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत से ये साफ है कि बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की ये हालिया घटनाएं सिर्फ हिंसा के कुछ मामले नहीं हैं। नहीं, ये वहां शासन की गहरी विफलता, अल्पसंख्यकों के बढ़ते डर और एक ऐसी न्याय प्रणाली के पतन को दिखाती हैं जहां भीड़ का इंसाफ कानून के राज पर हावी हो रहा है। और सरकार की प्रतिक्रिया ने इन चिंताओं को शांत करने के बजाय और भड़का दिया है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब किसी समाज में भीड़ ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाती है तो ये उस देश की संस्थाओं के खोखलेपन को दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी देश का भविष्य सुरक्षित रह सकता है जहां कानून का शासन भीड़ के गुस्से से बदल दिया जाए। ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि हर उस समाज के लिए महत्वपूर्ण है जो लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर खड़ा होना चाहता है।